हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के बारे में डिस्कशन किया था, यानी प्रायद्वीपीय भारत के प्लेट्यूज के बारे में डिस्कशन किया था और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनसे संबंधित जो थे वो मैंने आपको बताया था। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया दोस्तों कि किस तरह से प्रायद्वीप और खाड़ी में अंतर होता है, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन बे एंड व्हाट पेनिनसुला, और ये इन चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। तो आप में से जो अभी जुड़ रहे हैं वो लास्ट क्लासेस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है और आप जाकर के वहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली इन्हें दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं उसके बाद मैं इन टॉपिक का, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, भारत के फिजिकल ज्योग्राफी का जैसे टॉपिक खत्म होगा तो मैं दोस्तों एक पूरा सेशन लूँगा कि कैसे इनसे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। तो एक आंसर राइटिंग का सेपरेट सेशन मैं जरूर लेकर के आऊँगा और इनसे संबंधित जितने पुराने प्रश्न हैं वो भी दिखाऊंगा। लगभग 2-3 घंटे का सेशन होगा हमारा, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे यहाँ पर, और मैं आपको बताऊंगा भी कि और जितनी इन्फॉर्मेशन हमने अब तक ली है उनको आप कैसे यूज करके एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हमने सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस करना है दोस्तों वो है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। तो हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है पेनिनसुलर इंडिया के जो माउंटेन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला जो माउंटेन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है अरावली पर्वत। अगर मैं आपसे बोलूं दोस्तों कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, या विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से वह पर्वत बताइए जो भारत में भी स्थित है। आज इसने अपने स्वरूप को काफी पीछे छोड़ दिया, यानी कि इसका जो वास्तविक स्वरूप था ये बहुत पहले था। आज इसे कह सकते हैं कट चुका है, छट चुका है, घिस चुका है, इस तरह के शब्दावली आप यूज कर सकते हैं इस पर्वत के लिए। वो है अरावली पर्वत, याद रखिएगा। तो अरावली माउंटेन्स की सबसे पहले आपको लोकेशन देखनी होगी कि एक्चुअल में अरावली माउंटेन है कहां पर, ताकि आप इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को बिल्कुल दिमाग में रखेंगे। मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी बताऊंगा जो वन लाइनर फैक्ट तो है ही, लेकिन आप डेफिनेटली इन्हें अगर दिमाग में रखते हैं तो आपसे बहुत सारे प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो दोस्तों, अरावली पर्वत सबसे पहले याद रखिएगा कि अरावली पर्वत आप यहाँ देखेंगे तो ये इनका जो विस्तार है ये मुख्य रूप से आपको जो मुख्य विस्तार आप देखेंगे तो वो है राजस्थान में, मतलब इसका सबसे बड़ा विस्तार देखेंगे तो राजस्थान में। वास्तविक रूप में इसका जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, यानी दिल्ली रिज, दिल्ली की पहाड़ियां, राष्ट्रपति भवन, रायसेना हिल्स, ये अरावली पर्वत पर स्थित है। याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिल्ली में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आप बताइए भारत के राष्ट्रपति का भवन किस पहाड़ी पर स्थित है। उत्तर होगा दिल्ली का पहाड़ी, दिल्ली की पहाड़ी। और दिल्ली की पहाड़ी एक्चुअल में किस बड़े पर्वतमाला का हिस्सा है, तो वो है अरावली पर्वतमाला। यानी अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। ठीक है, ये आप दिमाग में अपने रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी दिल्ली में हमारा जो राष्ट्रपति भवन है रायसीना हिल्स, वो एक्चुअल में अरावली पर्वत पर स्थित है, या अरावली पर्वत का वो विस्तार जो दिल्ली में है, जिसे दिल्ली रिज यानी दिल्ली की पहाड़ियां कहा जाता है, वहां पर ही ये स्थित है। यानी कि इसका विस्तार गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको अपने दिमाग में ये रख लेना है। उसके बाद आप याद रखेंगे कि जो अरावली पर्वत है दोस्तों, अरावली पर्वत का ही विस्तार जब आप देखेंगे तो अरावली पर्वत के 2 डायरेक्शन आपको याद रखनी है, अरावली पर्वत के वेस्ट में और अरावली पर्वत के ईस्ट में। वेस्ट और ईस्ट में बड़ी क्लाइमेट कंडीशंस चेंज देखने को मिलेंगी। अगर मैं कहूं कि राजस्थान में डेजर्ट पाए जाते हैं, आपको पता है, मैंने पढ़ाया भी है, तो आपको पता है दोस्तों कि वो अरावली पर्वत के वेस्ट में पाए जाते हैं। और ये मुख्य रूप से ये हिस्सा है, राइट, ये हिस्सा है जो डेजर्ट वाला हिस्सा है, यानी मरुस्थल का हिस्सा है। यहाँ पे इसे रन ऑफ कच्छ कहते हैं और इधर पे इसका नाम थार का मरुस्थल है। ठीक है, तो दोस्तों थार का मरुस्थल जो है वो अरावली पर्वत के पश्चिम में है। ठीक, याद रखना है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इनके बारे में महत्वपूर्ण है ये हम इस थ्योरी से लेते हैं और साथ ही साथ मैं और भी चीजें आपको बताता चलता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहला आपको याद रखना है पॉइंट यहाँ पर कि अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है, यानी इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो बहुत पहले था, अब ये कट चुका है, छट चुका है, घिस चुका है। ये विश्व के सर्वाधिक प्राचीन पर्वतों में से एक है। अरावली पर्वत दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, यानी दिल्ली से लेकर गुजरात तक विस्तारित है। अगर मैं बताऊं तो ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा पर्वत है। सोचिए कितना ज्यादा इसका विस्तार है। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि इसका ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में कितना बड़ा रोल है। ठीक है,
800 किलोमीटर फैला हुआ है। इस पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी, यानी सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है विश्व के। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत, याद रखना है आपको। अरावली पर्वत की सर्वोच्चतम चोटी जो है उसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहां पर गुरु शिखर पाई जाती है और गुरु शिखर की जो हाइट है वो आपको याद रखना है हमेशा 1722 मीटर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, आपसे पूछा जाए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, आपसे पूछा जाए भारत के सबसे प्राचीन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तब भी आंसर क्या होगा? गुरु शिखर 1722 मीटर। आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे प्राचीन पर्वत माला पर स्थित राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों माउंट आबू, याद रखिएगा। और माउंट आबू जो स्थान है वो एक्चुअल में यहीं पर है जहां पे ये गुरु शिखर आपको देखने को मिलेगी। तो हिल स्टेशन यानी राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। देखिए दोस्तों, राजस्थान आपको ज्योग्राफिकल रूप से बहुत सारी विविधताओं से भरा देखने को मिलेगा। आप अरावली पर्वत के वेस्ट में देखेंगे तो आपको रेगिस्तान मिलेगा, उसके आगे आएंगे तो मारवाड़ का रीजन मिलेगा, उसके आगे आएंगे दोस्तों तो आपको हिल एरिया मिलेगा यानी माउंटेन्स मिलेंगे, यानी कि अरावली पर्वत मिलेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो आपको एक ही जगह पर, एक जगह पे आपको ऐसा भी दिख रहा है जहां रेगिस्तान है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रही है, उसके आगे देखेंगे तो कुछ बारिश देखने को मिलेगा। और अरावली पर्वत अपने इस लोकेशन पे कुछ ऐसे टिका हुआ है दोस्तों कि ये मानसून विंड्स को, ये जो मानसून की विंड्स हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो इन्हें दो भागों में बांट देता है। और यही कारण है कि ये पूरे रीजन में काफी क्लाइमेट रूप से या ज्योग्राफिकल रूप से काफी विविधता देखने को मिलती है। ये मानसून की जो पवनें हैं यहाँ से दो भागों में फट जाती हैं और एक्चुअल में अरावली के पास में कुछ बारिश होती है, परंतु दूर जाते जाते ये नमी खत्म हो जाती है, इन मानसून विंड्स में नमी खत्म हो जाती है और ये बहुत कम बारिश करती हैं। और यही कारण है कि पश्चिम क्षेत्र में थार के मरुस्थल का विस्तार हुआ है। तो अरावली पर्वत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना है इसकी लंबाई जो है 1722 मीटर है, नाम है गुरु शिखर। यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। मैं गुरु शिखर की बात कर रहा हूं 1722 मीटर वाले की। यहां पर बहुत प्रसिद्ध जैन धर्मावलंबियों का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, यानी प्रसिद्ध जैन मंदिर, यानी दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। और आपको पता है दोस्तों, मैंने अभी बताया कि राजस्थान का माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। वहीं पर दोस्तों माउंट आबू में ही आप जाएंगे माउंट आबू घूमने के लिए तो वहीं पर आपको गुरु शिखर दिखाई को मिलेगी 1722 मीटर। ठीक है, याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर्वत श्रेणी को राजस्थान के उदयपुर के निकट जारगा पहाड़ी कहा जाता है, अलवर के निकट हर्षनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि हर्षनाथ की पहाड़ी किस पहाड़ी को कहा जाता है, तो उसका भी नाम अरावली पर्वत का जो विस्तार है अलग अलग जिलों में, जैसे मैंने बताया राजस्थान के अलवर जिले में इसी पहाड़ी के, इसी रेंज के उस हिस्से को जो अलवर के अंतर्गत आता है उसे हर्षनाथ की पहाड़ी कहते हैं। इसी उदयपुर के निकट इसी पहाड़ी को जारगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको जो हमारा अरावली पर्वत है उसके उपनाम देखने को मिल रहे हैं अलग अलग जिलों में। जैसे आपने हिमालय के कई सारे उपनाम पढ़े हैं अलग अलग राज्यों में, कुमाऊं हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय, इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कश्मीर हिमालय, उधर आप असम हिमालय। इसी तरह से दोस्तों इसे आप पढ़ते हैं, क्या इसे पढ़ते हैं कि ये जिले के आधार पर भी इनके अरावली पर्वत के अलग अलग नाम देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। चलिए, दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ी कहा जाता है और मैंने आपको बताया कि दिल्ली के निकट दिल्ली की पहाड़ी है। और हमारा राष्ट्रपति भवन, ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, राइट, राष्ट्रपति भवन भी अरावली पर्वत पर ही स्थित है, यानी अरावली पर्वत का वो विस्तार जो दिल्ली में है वहां पर आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का जो प्रीमाइसेस है काफी हैवी है, काफी बड़ा है। अगर आपने वो दृश्य याद किया हो कि मोदी जी की ओथ चल रही थी, शपथ चल रही थी और कैमरे में पीछे दोस्तों एक वाइल्ड कैट, कुछ लोगों ने उसे टाइगर भी बताया, वो कैप्चर हो गई थी। अगर आप ये दृश्य भूल गए होंगे तो मोदी जी की सेरेमनी यानी ओथ सेरेमनी जो कि राष्ट्रपति भवन में ही हो रही थी, उस सेरेमनी के दौरान ही कैमरे में कैद हुआ था एक शेर। कुछ लोगों ने उसे बिल्ली कहा था, कुछ लोगों ने टाइगर कहा था, कुछ लोगों ने सरल भाषा में यूज करते हुए वाइल्ड कैट कह दिया। तो वाइल्ड कैट देखने को मिली थी
और ये देख करके वाकई बाद में लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि अगर ये धोखे से इस तरफ आ गया होता तो बड़ा बवाल हो जाता। ठीक है, देखिएगा ये दृश्य आपने याद रखना है। चलिए, वाइल्ड कैट का नाम याद आ गया है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस एक अलायंस के शुरुआत की घोषणा की है? यानी कि मैं आपको बता देता हूं, बिग कैट अलायंस उसका नाम है। बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया? आपके लिए प्रश्न है। अगर आप इसका आंसर जानते हो तो प्लीज कमेंट्स में आंसर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को और देखते हैं। तो इस पर्वत का निर्माण कठोर क्वार्ट्ज चट्टानों से हुआ है, जिस कारण इस क्षेत्रों में सीसा, तांबा, जस्ता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सीसा, तांबा, जस्ता एक्चुअल में यही पाया जाता है। साथ में एस्बेस्टस, अभ्रक, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, नहीं देखा होगा तो, क्योंकि अगर इन क्षेत्रों में गए होंगे तो जरूर देखा होगा, नहीं देखा होगा दोस्तों तो आपने सुना होगा जरूर कि चांदी का उत्पादन राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में होता है। मुझे बताइए कि कौन सी एक खान मतलब सिल्वर यानी चांदी के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, कहां पर? राजस्थान में। उसका आंसर कहीं खेतड़ी तो नहीं है? आप मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, साथ में चांदी कैसे, यानी चांदी का अयस्क क्या है या चांदी किसका अयस्क है, ये दोनों चीज याद रखिएगा। और एक्चुअल में चांदी का उत्पादन किस समय होता है, यानी कि किस स्टेज में आपको चांदी देखने को मिलता है? क्या चांदी डायरेक्ट पैदा होता है या किसी पर्टिकुलर के बनने के बीच में ही आपको चांदी का स्वरूप देखने को मिलता है? ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन ले लीजिए, इन्हें चाहे आप मान लीजिए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन या मान लीजिए कि ये माइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, परंतु इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस और अभ्रक जैसे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी पर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे भी स्थित है। अब इन दर्रों को आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपने अभी तक कुछ ही दर्रे भारत के रिस्पेक्ट पे पढ़े होंगे। अब इन दर्रों को देखिए, ये दर्रे बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको एक दिन पूरा सेशन लेकर के भारत के सभी महत्वपूर्ण दर्रों को एक साथ एक वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप कभी भी कोई एग्जाम देने जाएं तो दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। परंतु अभी कंटिन्यूएशन में यहाँ देखिए, तो इस रीजन में, इस क्षेत्र में यानी अरावली के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण दर्रे काफी प्रसिद्ध है। अरावली पर्वत श्रेणी पर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, दर्रा क्या है? दो हिल्स के बीच में एक नेचुरल गैप जो पहले से था, इंसान ने नहीं बनाया। इंसान ने क्या किया, अगर उसमें संभव हो पाया तो उसने सड़क बना दी, या अगर उसमें विस्तार संभव था, बहुत नैरो था तो संभव नहीं था, अगर ज्यादा है तो वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर दिया तो वो आवागमन के लिए भी उपयोग होने लगे। तो यही याद रखिएगा, दो पहाड़ों के बीच में नेचुरल गैप जो है उसे ही दर्रा कह देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला दर्रा याद रखिएगा, ये है पीपली घाट दर्रा। दूसरा यहाँ पर देवारी दर्रा। तीसरा यहाँ पर घोर घाटा दर्रा। दर्रे को आपको पता है दोस्तों, दर्रे को इंग्लिश में कहा जाता है पास। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें घोर घाटा दर्रा गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। ठीक है, तो गुरु शिखर को माउंट आबू, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, राजस्थान में भी बहुत सारे एग्जाम से क्वेश्चन आ चुका है। तो गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करने वाले दर्रे का नाम क्या है? तो गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करने वाले दर्रे का नाम क्या है दोस्तों? याद रखना है, इसका नाम है घोर घाटा दर्रा। अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार राजस्थान, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। आप अभी लोग, आप में से बहुत सारे लोग केवल राजस्थान या गुजरात जानते होंगे, लेकिन इसका कुछ हिस्सा हरियाणा में भी आता है। तो आप इसको अगर कंटिन्यूएशन में लिखना चाहते हैं, फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, यानी कि यहां से ऐसे लिखना चाहते हैं जो अरावली पर्वत है, तो सबसे पहले यहाँ पे गुजरात लिखेंगे, उसके बाद राजस्थान लिखेंगे, और दोस्तों इसका विस्तार हरियाणा में भी देखने को मिलता है, और यूनियन टेरिटरी में देखेंगे तो दिल्ली तक इसका विस्तार माना जाता है। तो ये याद रखिएगा, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक, राज्यों तक फैला हुआ है। अरावली पर्वत स्थित दो महत्वपूर्ण नगर, बहुत महत्वपूर्ण है, ये अरावली पर्वत पर ही स्थित है। एक का नाम है माउंट आबू और दूसरा हिल स्टेशन यहाँ पे छोटा सा देखने को मिलेगा, इसका नाम है सिरोही। ठीक है, तो माउंट आबू और सिरोही ये दोनों अरावली पर्वत के इर्द गिर्द या अरावली पर्वत पर ही स्थित शहर हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण। आपको पता है दोस्तों कि राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान वो राज्य है दोस्तों जहां पर एक अलग टाइप के कल्चर को देखने को आप मिलेगा, यानी कि चाहे आप उनका क्लासिकल फोक देख लीजिए,
या उनके पहनावे देख लीजिए, खान पान देख लीजिए, इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, और मैंने बताया कि राजस्थान अपने आप में एक खूबसूरत इसलिए भी है दोस्तों कि वहां पर बहुत सारी विविधता देखने को मिलेगी। वहां पे आपको रेगिस्तान भी मिल जाएगा, वहां पे आपको हिल स्टेशन भी मिल जाएंगे, वहां पर जयपुर जैसी पिंक सिटी भी मिल जाएगी जो राजाओं ने डेवलप की है। ठीक है, राजा महाराजाओं के द्वारा बनाए हुए बहुत सारे महल मिल जाएंगे और अपने आप में बहुत सारी इतिहास की बहुत सारी चीजों को समेटे हुए एक राज्य जो हमें बहुत सारे क्लासिकल फोक, ठुमरी, इन सभी को दे चुका है। ठीक है, तो एक अपने आप में एक अलग टाइप के समृद्धशाली प्रदेश की मतलब गाथा कहता हुआ राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। तो ये आप याद रखिएगा। यहां से प्रभावित होने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां आपको याद रखना है, बनास, लूनी, साखी और साबरमती। मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, ये अरावली पर्वत मान लीजिए, ये अरावली पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो नदियां, अच्छा चलिए मैं फिर इसको दिखाता हूं आपको, इसको अच्छे से एक बार देखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और इसे बहुत ध्यान समझिएगा मैं जो समझा रहा हूं आपको, राइट। तो मान लीजिए लेट इट बी, ये है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत से मुख्य रूप से आपको दो नदियां जरूर याद रखनी है। ठीक है, दो नदियां या तीन नदियां जरूर याद रखनी है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आगे मैं आगे इनको बताने वाला हूं, आपको आगे भी बताऊंगा भी दोस्तों कि ये आपकी कौन सी खाड़ी है दोस्तों, तो ये है खंभात की खाड़ी। ठीक है, खंभात की खाड़ी, ये है खंभात की खाड़ी। और अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम बताइए। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे जब ड्रेनेज सिस्टम में आपका पढ़ा देता तब पूछना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन अभी आपको याद करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो आपको याद रखना दोस्तों, ये है नर्मदा नदी। ठीक है, तो ये मैं लिख दिया नर्मदा। दूसरी हो गई दोस्तों ताप्ती या तापी नदी। तीसरी आपको याद रखना है दोस्तों, यहीं से एक नदी निकलती है, इसका नाम है माही। ये माही मैंने बना दी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है माही, और माही नदी को मैं अलग से लिख देता हूं क्योंकि माही नदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विश्व में तीन नदियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से माही नदी भी एक नदी है। आपको बताया था मैंने कि एक नदी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, इसका नाम है माही। ठीक है, माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। फिर इक्वेटर को 2 बार काटती है, इसका नाम है कांगो। ठीक है, माही, कांगो। और एक नदी जो आपकी कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, इसका नाम है लिम्पोपो। ठीक है, तो आपको याद रखना है MKL, माही, राइट, माही, कांगो और लिम्पोपो। ठीक है, माही, कांगो, लिम्पोपो। माही किसको 2 बार काटती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। कांगो किसको 2 काटती है दोस्तों, तो इक्वेटर को 2 बार काटती है। और लिम्पोपो किसको 2 बार काटती है, तो कैप्रिकॉर्न को, याद रखिएगा। ठीक है, कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। तो ये तो आप माही के बारे में बता दी। ठीक है, माही के बारे में बता दी। अब अगला इंपॉर्टेंट देखिए, जो अरावली पर्वत से निकलती है और आगे खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए पहली नदी मैं बना रहा हूं, इसका नाम है ये साबरमती। ठीक है, साबरमती नदी जिसके किनारे पर अहमदाबाद शहर है। तो ये हो गई आपकी साबरमती। ठीक है, ये हो गई साबरमती, राइट, ये साबरमती हो गई, जिसका उद्गम कहां से हो रहा है, अरावली पर्वत से, और आगे कहां गिर रही है, खंभात की खाड़ी में। ठीक है, अगली नदी आपको याद रखना है, यहां पर एक नदी है, ये है लूनी। ठीक है, ये है लूनी, ये जाके रन ऑफ कच्छ में समाहित हो जाती है, यानी कच्छ के रन में समाहित हो जाती है, यानी अपना जल वहीं गिरा जाती है और ये वहां से विलुप्त हो जाती है। तो कच्छ के रन में समाहित होने वाली नदी का नाम है लूनी, और उद्गम इसका कहां से होता है, अरावली पर्वत से ही होता है, याद रखिएगा। और एक महत्वपूर्ण नदी मैं और आपको बता रहा हूं, जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ये नदी बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, इस नदी का नाम है बनास। ठीक है, बनास, ये है बनास रिवर। ठीक है, चलिए ये याद रखना है, ये है बनास रिवर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, मैं अगर बताऊं कि खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हो गई, तो खंभात की खाड़ी में गिरने वाली पहली नदी का नाम हो गया नर्मदा, दूसरी का नाम हो गया ताप्ती, तीसरे का नाम हो गया साबरमती, और चौथे का नाम हो गया माही। ठीक है, नर्मदा, ठीक है, ताप्ती, साबरमती और माही, ये 4 नदियां हैं जो अपना जल कहां गिरा रही है, खंभात की खाड़ी में। इसमें से जो आपकी साबरमती नदी है, इसका उद्गम कहां से होता है, अरावली पर्वत से होता है, याद रखिएगा। और साबरमती, तो अगर मैं अलग से आपको यहां पे दिखा सकूं कि एक्चुअल में आपको जो याद रखना है कि ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से 3 नदियां आपको दिमाग में रखना है। एक का नाम है लूनी,
ये जाके कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। दूसरे का नाम है साबरमती जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। और तीसरे का नाम है दोस्तों बनास। बनास नदी एक्चुअल में आपको याद रखना है, मैं भी आपको बना रहा हूं, बनास नदी यमुना नदी की चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे बनास के बारे में भी। ठीक है, तो देखिए ये है बनास रिवर, मैं एक बार फिर से इसको बना रहा हूँ। ये है आपका अरावली पर्वत। ठीक है, ये अरावली पर्वत हो गया। अरावली पर्वत से एक नदी इधर निकली, इसका नाम है लूनी, जो कच्छ के रण में समाहित हो गई। एक नदी और निकली, इसका नाम है बनास। ठीक है, बनास ये एक्चुअल में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहां से ले लीजिए, ये चंबल नदी है, जाना पाओ पहाड़ी इंदौर से निकलती है चंबल। तो ठीक है, ये आपकी कौन सी नदी हो गई? चंबल। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या हो गया? बनास। चंबल सबसे बड़ी किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, ठीक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल हो गई। ठीक है, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई चंबल, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई? बनास। याद रखिएगा। ठीक है, फिर से बताता हूं, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है बनास, जो कि अरावली पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हो गया बनास, जो कि अरावली पर्वत से निकलती है। चंबल सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी हो गई? यमुना की। और यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी हो गई दोस्तों? गंगा की। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हो गया यमुना, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हो गया चंबल, और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम हो गया बनास। ठीक है, इसको याद रखिए। और बनास का उद्गम कहां से होता है? अरावली पर्वत में। बनास अरावली पर्वत से ईस्ट की ओर बहती है, वहीं लूनी अरावली पर्वत से वेस्ट की ओर बहती है और जाकर के कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। ठीक है, कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। याद रखिएगा। तो मैंने बताया बनास, लूनी, साखी और साबरमती। साबरमती के बारे में बता दिया। साबरमती नदी अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आपके अरावली पर्वत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमने ले ली। ठीक है, चलिए अगला माउंटेन देखते हैं, अगला पर्वत देखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ये है हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन पर्वत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है विंध्यन पर्वतमाला या विंध्य रेंज। और यहीं पर एक्चुअल में आगे जाएंगे तो विंध्य पर्वतमाला का जो विस्तार देखने को मिलेगा वो एक्चुअल में आपको दोस्तों ये कटनी के कैमूर वाले रीजन से लेकर के, कटनी वाले क्षेत्र से लेकर के, और बेसिकली आपको बिहार के कैमूर नाम का एक जिला है बिहार में, वहां तक विंध्यन पर्वत मिलेगा। ठीक है, ये कई जगहों पर काटा छाटा भी मिलेगा। यानी मैं अगर मैं विंध्यन पर्वत की बताऊं तो दोस्तों, अगर मैं आप भारत को एक बार के मैप को एक रफली फिर से डिजाइन करूं तो एक्चुअल में विंध्य पर्वत की जो लोकेशन आपको देखने को मिलेगी वो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। विंध्यन पर्वत यहां पर आपको पहले विस्तार तो ऐसे मिलेगा, ये विंध्यन रेंज है। ठीक है, यहां से इसका दो पार्ट बढ़ जाता है, एक को कहते हैं कैमूर और एक को कहते हैं भांडेर। ये ऊपर वाले हो गई कैमूर रेंज इसकी, और ये वाली हो गई दोस्तों भांडेर रेंज। ठीक है, कैमूर और भांडेर ये विंध्यन पर्वतमाला का ही विस्तार है, ये आपका विंध्य पर्वत ही है। ठीक है, ये विंध्यन रेंज ही है, विंध्य रेंज ही है। इसी रेंज का विस्तार कैमूर और भांडेर पर्वत भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया कैमूर और भांडेर चल में किसका हिस्सा मान जाते हैं? ये कैमूर हो गई और ये भांडेर हो गई, ये दोनों विंध्यन पर्वतमाला का ही हिस्सा मान जाते हैं। विंध्य पर्वतमाला भारत के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। ठीक है, यानी कि अगर मुझसे पूछे कि मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से दो पर्वत देखने को मिलेंगे, एक है विंध्य और दूसरा सतपुड़ा। विंध्य और सतपुड़ा में ज्यादा प्राचीन कौन सा है? तो विंध्यन पर्वतमाला। ठीक है, याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वतमाला एक्चुअल में नई है एज कंपेयर टू विंध्यन पर्वतमाला। ठीक है, चलिए तो अब इसमें देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि बहुत टाइप की रॉक्स पाई जाती हैं। ठीक है, उनमें से मैंने विंध्यन रॉक्स के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आर्कन क्रम की चट्टान है, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान है, उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, और उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान है। और जैसे मैंने विंध्यन क्रम की चट्टान बताया था दोस्तों, तो मैंने बताया था कि इसको एक लाइन में कैसे आता होगी कि इनसे घर बनाने का सामान यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहीं ना कहीं मिलता है, वही मिलता है डेफिनेटली, क्योंकि पूरे समूचे विंध्य रीजन में दोस्तों जो सबसे ज्यादा फलता हुआ, फूलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, ग्रोथ करता हुआ जो आपको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिलेगा या इंडस्ट्रीज मिलेंगी,
वो एक्चुअल में सीमेंट उद्योग मिलेंगे, मुरुम वाले उद्योग मिलेंगे, पटिया वाले उद्योग मिलेंगे, इस टाइप के उद्योग ही मिलेंगे। यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस रीजन में आपको पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस पर्वत का, आप इसमें देखते हैं, इस पर्वत का निर्माण प्राचीन युग की परतदार चट्टानों से हुआ है। इसमें लाल बलुआ पत्थर की अधिकांशता देखने को मिलती है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 700 से 1200 मीटर, मतलब ज्यादा ऊंचा नहीं है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम से पूर्व की ओर भांडेर और कैमूर, और आगे दोस्तों यहां देखने को मिलेगा तो यह है पारसनाथ की पहाड़ियां। ठीक है, पारसनाथ की पहाड़ियां, पारसनाथ की पहाड़ियों तक इनका विस्तार माना जाता है। तो आपका हो गया एक रीजन ये विंध्य पर्वतमाला, यानी ये आपका कैमूर हो गया, भांडेर हो गया, और आगे चल के पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर बिहार तक, और एक्चुअल में बिहार के आगे झारखंड तक फैली हुई है। तो गुजरात से लेकर के झारखंड तक ये देखने को मिलेगी। बिहार में तो मैं बता ही रहा हूं आपको, एक जिला है जिसका नाम है कैमूर। ठीक है, चलिए, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, यह भी याद रखिएगा, क्लाइमेट कंडीशन को काफी ज्यादा रोल प्ले करती है विंध्य रेंज। मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों कि क्या कारण है विंध्य पर्वतमाला के उस तरफ, विंध्य पर्वतमाला के उस तरफ, यानी कि इस तरफ जाएंगे, विंध्य पर्वतमाला के उस तरफ जाएंगे, यानी आप विंध्य पर्वतमाला के नॉर्थवर्ड जाएंगे तो इलाहाबाद, यानी प्रयागराज, पूरा आपका जौनपुर, फिर उधर आप जाएंगे मिर्जापुर, इस पूरे रीजन में बारिश ज्यादा नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं आपको जब अभी मानसून पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर पहाड़ के एक एंड पर बारिश हो रही है 200 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली मान के चलिए पहाड़ के दूसरे एंड में, यानी कि पहाड़ के, मान लीजिए मानसून की हमने यहाँ चली, यहाँ पे इन्होंने क्लाउड फॉर्मेशन किया, यहाँ पे रेनिंग हुई, अगर यहाँ पे रेनिंग का परसेंटेज 200 सेंटीमीटर के आसपास है तो डेफिनेटली दोस्तों इस ओर ये घट करके 100 सेंटीमीटर से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही कारण है कि विंध्य पर्वतमाला के उस तरफ पड़ने वाले विभिन्न क्षेत्रों में बारिश कम होती है, परंतु गंगा नदी का विस्तारित होने के कारण यहाँ पर खेती काफी अच्छी होती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तरी भारत के दक्षिण भारत से अलग करता है। इसके अतिरिक्त उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर विंध्य, क्योंकि आपको पता है दोस्तों विंध्य पर्वतमाला नहीं होती तो भारत मध्य प्रदेश से निकलने वाली मैक्सिमम नदियां जाकर के सीधे गंगा रिवर में या गंगा रिवर से सीधे मिल जाती है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, हम एक्चुअल में मध्य प्रदेश की मैक्सिमम, मध्य प्रदेश का ढाल जो है वो उत्तर की ओर है, तो मध्य प्रदेश की मैक्सिमम नदियां या तो अपना पानी चंबल में गिरा रही हैं, चंबल जाके यमुना में मिल रही है, यमुना जाकर के गंगा में मिल रही है, या मध्य प्रदेश की दो नदियां ऐसी हैं जो सीधे गंगा में मिलती हैं, एक का नाम है टोंस, एक का नाम है सोन। सिर्फ दो नदियां मध्य प्रदेश की ऐसी हैं जो जाके सीधे मिल रही हैं, किससे? गंगा से। एक का नाम है टोंस जो कि सतना से निकलती है, और एक का नाम है सोन जो कि वहीं से निकलती है दोस्तों जहां से नर्मदा निकलती है, बस डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, यानी कि वो निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से ही उद्गम होता है 3 नदियों का, पास से ही क्षेत्र से। एक नदी जो इधर बहती है इसका नाम है नर्मदा, एक नदी जो ईस्टवर्ड बहती है उसका नाम है सोन, और सोन और टोंस मध्य प्रदेश की दो ऐसी नदियां हैं जो एक्चुअल में सीधे गंगा से मिलती हैं। तो यानी कि मध्य प्रदेश का जो जल है तो एक्चुअल में जा कहाँ रहा है, या तो चंबल में जा रहा है, चंबल यमुना में जा रही है, यमुना गंगा में जा रही है, या तो यमुना में जा रही है, यमुना कहाँ जा रही है, गंगा में जा रही है, या तो दो नदियां ऐसी हैं जो सीधे गंगा में मिल रही है। अगर ये विंध्य रेंज नहीं होती तो हो सकता है मैक्सिमम नदियां सीधे गंगा में मिलती होती या सीधे यमुना में मिलती होती। ये आप देखने को मिलता है। तो ये जल विभाजक का कार्य भी कर रहा है, जलवायु विभाजक का भी कार्य कर रहा है। यहाँ पर चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग का विकास बहुत अच्छा हुआ है। यही कारण दोस्तों मेरा अपना गृहनगर सतना, जिसे सीमेंट सिटी के नाम से जाना जाता है। अब तक मैं कह सकता था कि मध्य प्रदेश के हमारे सतना जिले में चित्रकूट है, ठीक है, जहां पर श्री राम ने लगभग 12 वर्ष का वनवास व्यतीत किया। मैं अब तक कह सकता था, अभी भी कह सकता हूँ, ये तो बात अभी भी है, क्योंकि आधा चित्रकूट मध्य प्रदेश में है, आधा चित्रकूट यूपी में है, लेकिन माँ का घर यानी मैहर अब एक जिला बन गया है, और माँ को बेटे से अलग कर दिया गया है, जिला बना करके मैहर जिला बन चुका है। ठीक है, मैहर वासियों को बधाई हो। परंतु अब ये टाइटल जो सतना की जिला के पास था कि सतना जिले में मैहर मंदिर है, और मैहर मंदिर बता करके हम सभी जगह पर बिल्कुल आइडेंटिटी क्लियर मेंशन कर देते थे कि जहाँ सतना है वो नहीं जानता था लोग, मैक्सिमम लोग नहीं जानते थे, लेकिन ये कहते थे कि जहाँ मैहर मंदिर है तो वहीं लोग जानते हैं। अच्छा सतना से आए हैं आप लोग। तो अब अगली पहचान सतना की जो मिलने वाली है वो है सीमेंट सिटी सतना। स्मार्ट सिटी सतना बन रही है, बहुत स्मार्ट हो गई है सतना, ठीक है, परंतु अब उसकी स्मार्टनेस को और ज्यादा समय लगेगा बहुत स्मार्ट बनने में। देखते हैं क्या क्या होता है, लेकिन याद रखिएगा सतना की जो अगली आइडेंटिटी है वो है सीमेंट सिटी के रूप में। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहाँ से प्रवाहित हो रही नर्मदा नदी, टोंस और केन, महत्वपूर्ण नदियां ये 3 है।
बाकी की जो नदियां हैं वो इन्हीं की सहायक नदियां आपको देखने को मिलेगी। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट विंध्यन रेंज। अगर विंध्यन पर्वतमाला के बारे में आपको लिखने को आता है तो सबसे पहले इन पंचिंग लाइन का यूज करिए, साथ में और भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली यूज करिए। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अगर आप जानते हैं तो प्लीज उसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं पर्वत, महत्वपूर्ण पर्वत जिसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंगते अनमने जंगल। आपने देखा होगा, अगर आपने देखा है, सुना है तो जल्दी से कमेंट में आंसर बता दीजिए कि किस रचनाकार की रचना है सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनमने जंगल। ये वही जंगल है दोस्तों जहां पे रुडयार्ड किपलिंग की एक बहुत फेमस एक उनकी लेखनी थी जिसका नाम था जंगल बुक। वो मोगली वाला जंगल जंगल बात चली है, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा। तो रुडयार्ड किपलिंग की ये कहानी भी इसी जंगल में फिट बैठती है। इस जंगल का विस्तार काफी लंबा है। इसका विस्तार दोस्तों गुजरात में है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है और बड़ा हिस्सा आपको छत्तीसगढ़ से टच होता हुआ भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिम से गुजरात से लेकर राजपीपल पहाड़ी से लेकर प्रारंभ होकर महादेव और मैकल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर तक फैली हुई है। चलिए एक बार देखते हैं इनका विस्तार, जल्दी से समझते हैं कि एक्चुअल में आपको सतपुड़ा पर्वत है कहाँ पर और इनका विस्तार कहाँ पर है। देखिए सबसे पहले दोस्तों इनका विस्तार ये है राजपीपला की पहाड़ी, उसके बाद दोस्तों ये है महादेव की पहाड़ी और उसके बाद ये है मैकल की पहाड़ी। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राजपीपला, महादेव और मैकल। ठीक है, RMM। राजपीपला ये है गुजरात में, ठीक है, महादेव प्योरली मध्य प्रदेश में, ठीक है, और मैकल जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को स्पर्श करता है और इसीलिए इसका विस्तार छोटा नागपुर तक माना जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये राजमहल हो गया, राजपीपला, ये राजपीपला हो गया, ये हो गया महादेव और ये हो गया दोस्तों मैकल। और आपने सुना होगा कि नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है वो एक्चुअल में मैकल से होता है, इसीलिए नर्मदा नदी को मैकल सुता कहा जाता है। नर्मदा को मैकल सुता कहा जाता है, यानी कि नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो मैकल पहाड़ी से हुआ है, इसलिए नर्मदा नदी को मैकल सुता कहा जाता है। मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं इसको, ठीक है। तो ये विस्तार याद रखना है आपको अबाउट व्हाट सतपुड़ा रेंजेस, और ये पूरा सतपुड़ा पर्वतमाला मानी जाती है। तो इस पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत में। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो महादेव पर्वत पर स्थित, इसका नाम है धूपगढ़, ठीक है, 1350 मीटर। ठीक है, MP का सबसे ऊंचा शिखर धूपगढ़ 1350 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर उसका नाम है गुरु शिखर 1722 मीटर। याद रखना आपको, ऐसे में आपको सारे राज्यों के शिखर को बताऊंगा, ठीक है। आप तमिलनाडु का देखेंगे तो सबसे जो ऊंचा शिखर है वो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अनायमुड़ी 2695 मीटर, ठीक है। चलिए तो हम लोग ऐसे देखेंगे सारे राज्यों को। सतपुड़ा पर्वत में स्थित मैकाल पहाड़ी सर्वोच्च शिखर अमरकंटक लगभग 1057 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित जो मैकल पहाड़ी है, अगर आपसे पूछे मैकल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर, यानी कि ये मैकल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसका नाम है अमरकंटक, हाइट है 1057 मीटर और यहीं से इसी अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। एक का नाम है नर्मदा, ठीक है, एक का नाम नंदा, दूसरे का नाम है जोहिला और तीसरे का नाम है सोन, ठीक है। सोन की डायरेक्शन ऐसी है, नर्मदा की डायरेक्शन ऐसी है और जोहिला भी आगे जाकर के सोन से ही मिल जाती है, ठीक है, यानी जोहिला सोन की ही सहायक नदी है, ठीक है। पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट क्या है, अमरकंटक का ही क्षेत्र है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण नदियां सोन, नर्मदा और जोहिला है। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक पर्वत है, दोनों सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत कैसे दोस्तों, ऊपर नर्मदा नदी है, नीचे ताप्ती नदी है और इसके बीच में ही माउंटेन पूरा देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये एक ब्लॉक पर्वत है। दक्षिण में क्रमशः नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियां स्थित है, ठीक है। याद रखना है ब्लॉक पर्वत इसी को कहते हैं। यह पर्वतमाला मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में कि जहां पर बेसाल्ट चट्टान है वहां पे आपको कौन सी सॉइल मिलेगी, काली यानी ब्लैक सॉइल मिलेगी, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर भी जो मुख्य रूप से सॉइल मिलेगी वो ब्लैक सॉइल मिलेगी, और अधिक गहराई पे जाएंगे तो आपको ग्रेनाइट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, चमकता हुआ ग्रेनाइट। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पे दोस्तों, पचमढ़ी। जिले का नाम है नर्मदापुरम, ठीक है, संभाग का नाम है नर्मदापुरम।
यहाँ पर बहुत सारी फॉल देखने को मिलेंगे जो लोग घूमने जाते हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट फॉल के बारे में बताऊं तो सतपुड़ा पर्वत पर स्थित सतपुड़ा की रानी जिसे कहा जाता है उसका नाम है पचमढ़ी। जिले का नाम देखेंगे तो जिले का नाम क्या है, नर्मदापुरम। संभाग का नाम देखेंगे दोस्तों तो संभाग का नाम भी नर्मदापुरम है। यहाँ पर बी, डचेस, रजत, अप्सरा, ये बेसिकली 4 फॉल हैं जिनको लोग देखने सबसे ज्यादा यहाँ जाते हैं। काफी प्राकृतिक सौंदर्य से पटा पड़ा है ये पूरा रीजन, ठीक है, याद रखना है आपको। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन, जैसे अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, माउंट आबू, वैसे मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, यह है पचमढ़ी या पंचमढ़ी, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने वाला है, ठीक है। तो ये आता है नर्मदापुरम जिले में, ठीक है। महादेव और मैकल पहाड़ियों के मध्य जबलपुर गैप स्थित है और जबलपुर में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो जबलपुर गैप है ये आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पूरे भारत में एकमात्र स्थान है दोस्तों जहां पर संगमरमर के पहाड़ देखने को मिलेंगे। पूरे भारत में एकमात्र स्थान है जहां पर एक्चुअल में एक स्पेशल फॉल देखने को मिलेगा जिसका नाम है भेड़ाघाट फॉल। और यहाँ पर अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हो रही है, ठीक है, जियोग्राफिकल पार्क भी डेवलप किया जा रहा है। बहुत सारे डेवलपमेंट जबलपुर के आसपास हो रहे हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी हमारी विंध्य रेंज के बारे में। इतनी चीजें आपको विंध्य रेंज के बारे में जरूर लिखनी है। इससे अधिक इंफॉर्मेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो डेफिनेटली लिखिए, लेकिन एटलीस्ट आपको इतना जरूर लिखना है। अब दोस्तों हम आते हैं पश्चिमी घाट पर्वत की ओर। पश्चिमी घाट पर्वत में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये पश्चिमी घाट पर्वत। इसको आप, इसका लोकेशन आपके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है। तो अगर मैं बताऊं कि पश्चिमी घाट पर्वत में है क्या दोस्तों, तो मैं ये पहले तट बना रहा हूं और इनको ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका एक्चुअल में ये जो पूरा स्लोप है ये एक्चुअल में आपको एक पर्वत के रूप में देखने को मिलेगा। ये कुछ ऐसा, ये पूरा माउंटेन्स देखने को मिलेंगे ऐसे। इसे कह देते हैं, वैज्ञानिकों का मानना है, इसका नाम इन्होंने दिया है सह्याद्री, सह्याद्री पर्वत, ठीक है, सह्याद्री पर्वत। परंतु ये वास्तविक पर्वत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहीं से, इसी पोर्शन से भारत जुड़ा हुआ था अफ्रीका से, या ये भारत का जो पेनिनसुला वाला रीजन है या इंडिया का पूरा सब कॉन्टिनेंटल रीजन है, ये एक्चुअल में पेनिनसुला, ये रीजन ही जुड़ा हुआ था, यहीं से जुड़ा हुआ था। कहां से, अफ्रीका से। अफ्रीका से अलग होने के बाद ये रीजन इधर से देखने पर ऊंचा पर्वत जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये वास्तविक पर्वत नहीं है, क्योंकि पर्वत बनने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के द्वारा ये बना नहीं है। तो सह्याद्री एक पर्वत दिखता है, परंतु ये वास्तविक पर्वत नहीं है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दें, यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार के अपरदन के कारण निर्मित कगार है। उत्तर में सूरत, आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए। एक नगर है, इसका नाम है सूरत, ठीक है, बहुत मशहूर है कपड़ों के लिए, ठीक है, सूरत बहुत मशहूर है। सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक आपको जो विस्तार देखने को मिलेगा, किसका मिलेगा, ये पूरा विस्तार मिलेगा पश्चिमी घाट पर्वत का, जिसका नाम मशहूर है सह्याद्री के रूप में, ठीक है। सूरत से लेकर के और कन्याकुमारी तक। सूरत दोस्तों ताप्ती नदी के किनारे है, साबरमती की नदी के किनारे अहमदाबाद है, लुनी नदी के किनारे आपका हैदराबाद है, ठीक है, खान नदी के किनारे इंदौर है, ऐसे ही नाग नदी के किनारे नागपुर है, ठीक है, लखनऊ आपके गोमती नदी के किनारे है। ऐसे ही हर शहर, बहुत प्राचीन शहर जो भारत में अभी अपनी ख्याति बटोर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, जॉब देने के पर्सपेक्टिव देख लीजिए, उनका इतिहास देख लीजिए, डेफिनेटली दोस्तों आप पाएंगे कि भारत के वो समस्त प्राचीन शहर, या आप जहां घूमने जाना पसंद करते हो, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, बहुत विशाल विशाल बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग जॉब करते हैं, डेफिनेटली दोस्तों वो किसी न किसी एक बड़ी नदी के तट पर ही होंगे। यानी मीठे पानी के स्रोत के किनारे ही आपको नगरों का विकास देखने को मिलेगा। और प्राचीन चले जाइए तो चाहे सिंधु हो, चाहे आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ठीक है, मिस्र की सभ्यता हो, ये सभी, दजला और फुरात की नदी किनारे की सभ्यता हो, ये सभी दोस्तों आपको मीठे पानी के स्रोत के आजू बाजू में ही विकसित हुई सभ्यता मिलेंगी। चाहे इंदौर ले लीजिए, चाहे उज्जैन ले लीजिए, चाहे आप सूरत ले लीजिए, चाहे अहमदाबाद ले लीजिए, चाहे कलकत्ता ले लीजिए, चाहे प्रयागराज ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, ये सब डेफिनेटली किसी नदी के तट पर है। और यही कारण दोस्तों कि आज ये काफ़ी ख्याति बटोर चुके हैं, बहुत लोग यहाँ रहते हैं, जॉब करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, ठीक है। तो मीठे पानी का स्रोत हमेशा से लोगों की उत्सुकता और जरूरत का महत्वपूर्ण साधन रहा है। तो सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर
क्षेत्र में है। पश्चिमी घाट में स्थित कलसूबाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, याद रखिएगा। 1646 मीटर। और महाबलेश्वर उसके बाद दूसरी है। महत्वपूर्ण दो चोटियां हैं, तो कलसूबाई 1646 और उसके बाद आपको महाबलेश्वर याद रखना है 1438। ये दो चोटियां इस रीजन में, यानी कि जो वेस्टर्न आपके पर्वतमाला है उसके सबसे ऊंचे दो शिखर देखने को यहाँ मिलते हैं। अब पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां हैं जिनका उद्गम यहां से होता है और ये बहते हुए इधर जाती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? देखिए, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये सब वेस्टर्न से निकल के ईस्ट वर्ड जाती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में छोड़ती है। ठीक है, याद रखना है। तो पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत का मिलन स्थल नीलगिरी, ये इस बार के एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, एमपीपीएससी का इस बार का क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 का ये क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उल्टा पूछा गया था क्वेश्चन, वो पूछे थे कि नीलगिरी पर्वत किन दो को जोड़ती है? तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को, ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना है आपको। ठीक है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाले पर्वतमाला का नाम है नीलगिरी। अगर आपसे कोई पूछे कि नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोद्दा बेटा 2637 मीटर, याद रखिएगा, दोद्दा बेटा 2637 मीटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोदा बेटा, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? दोदा बेटा 2637 मीटर। ठीक है, दोदा बेटा ऐसा लिखना मिलेगा, दोदा बेटा, और इसकी हाइट कितनी है? 2637 मीटर। ठीक है, चलिए एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हौच पौच ना हो। फिर ये अच्छा लिखा भी हुआ। चलिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी है और सर्वोच्च चोटी इसकी क्या नाम है? दोदा बेटा 2637 मीटर। नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। यह पहाड़ी सागवान के वनों के लिए काफी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, अन्नामलाई के निकट पालने की पहाड़ी है, जहां पर कोडई कैनाल नामक, यानी ऊटी जो हिल स्टेशन है, ऊटी साउथ इंडिया का बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, कोडई कैनाल यहीं पे मिलेगा आपको। नीलगिरी पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है, यहाँ पर ऊटी नामक पर्यटन स्थल है जो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम हिल्स है, इलायची की पहाड़ियां हैं, ये भारत के इलायची की कृषि के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, कार्डमम हिल्स है। पश्चिमी घाट पर्वत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगर भारत में जैव विविधता संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस को आप दिमाग में बैठा लीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो है दोस्तों अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन के जंगल में। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो वो है पश्चिमी घाट में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन दोस्तों पूछूं कि पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो दोस्तों केरल राज्य में। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों केरल राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो उसका आंसर है, बहुत महत्वपूर्ण है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में या साइलेंट वैली में। ठीक है, फिर से दोहराता हूं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो अमेजन फॉरेस्ट में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो वेस्टर्न घाट्स में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वेस्टर्न घाट में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो वो है केरल राज्य में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि केरल में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है, तो दोस्तों साइलेंट वैली में। ठीक है, आपसे याद भी ना, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में ही है। ठीक है, अब एक बार इनको सबको एक बार लोकेशन वाइज देखते हैं। मैंने जो जो बोला ये एक्चुअल में लोकेशन में है कहां पर, ताकि आपको याद हो सके। तो दोस्तों ये है वेस्टर्न घाट, ये पूरे वेस्टर्न घाट पर्वत है जिससे सह्याद्री का नाम जाना जाता है, और ये ईस्टर्न घाट है। इनको मिलाने वाले पहले पर्वत का नाम हो गया नीलगिरी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेट्टा, मैंने आपको बता दिया 2637 मीटर। फिर यहीं पर अन्नामलाई की पहाड़ी मिलती है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी 2637 मीटर, ये 2695 मीटर। ये दोदा बेटा है 2637 मीटर। और यहां नीचे आएंगे दोस्तों तो ये कार्डमम हिल देखने को मिलेगा। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट करके। भारत की सबसे नदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है, सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी है? गिव मी द आंसर, आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। ठीक है, तो याद रखना ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पश्चिमी घाट पर्वत जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण है, और मैंने आपको इनकी महत्वपूर्ण को बताया कि कैसे आपको याद करना है। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए मुझे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके आंसर दीजिए। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? गिव मी द आंसर। कहीं उसका आंसर 22 मई तो नहीं है, 22 जून तो नहीं है, 22 मार्च तो नहीं है, 22 फरवरी तो नहीं है। गिव मी द आंसर। पश्चिमी घाट में ही कर्नाटक की शरावती नदी
पर गरसोप्पा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। चलिए क्वेश्चन आ गया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, यानी फॉल कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये दोनों आंसर मुझे आप दीजिएगा कमेंट्स में। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, ठीक है। चलिए पूर्वी घाट पर्वत पर एंट्री लेते हैं। पूर्वी घाट पर्वत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत जो एक प्राचीन मूर्धा अवशिष्ट पर्वत है जिसकी ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम है, यानी पूर्वी घाट पर्वत कम ऊंचे हैं। इसकी कुल लंबाई 1300 मीटर के आसपास है, औसत ऊंचाई 600 मीटर, मतलब अधिक ऊंचे नहीं है। ये पर्वत उत्तर से दक्षिण में चौड़े, उत्तर में अधिक चौड़े हैं, यानी कि जहां पे आप बड़ी नदियां देखेंगे वहां पे चौड़े हैं, और दक्षिण में आते आते सक्रिय हो जाते हैं, कम कम हो जाते हैं। तो अगर आप इनको देखेंगे तो एक्चुअल में इनका जो विस्तार है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअल में यहाँ पर थोड़े चौड़े हैं और यहाँ आते आते थोड़े से सक्रिय हो जाते हैं। ये तट की ही बात कर रहा हूँ, इसी तट में तो इसी तट में के आसपास ही तो आपको ये पूरे पर्वत देखने को मिलेंगे, राइट। अब यहाँ देखेंगे तो पूर्वी घाट पर्वत का उत्तरी भाग जो है वो चार्नोकाइट और खंडोलाइट चट्टानों से मिला हुआ ये चट्टान के प्रकार है, जबकि मध्य भाग में मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और स्लेट की चट्टानें पाई जाती हैं। पूर्वी घाट की उच्चतम श्रेणी झिंगागड़ा है। मैंने आपको बताया कि वहां पर महाबलेश्वर थी, यहाँ पर झिंगागड़ा 1690 मीटर है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। जबकि दूसरी ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी, ये 1501 मीटर है जो कि उड़ीसा में स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को नदियां कई स्थानों पर काटा है और इसलिए अलग अलग स्थानों पर कई पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। इसके अंतर्गत आने वाली जावदी और शेवराय की पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में आती है, वहां पर एक्चुअल में कॉफी की खेती या चाय की खेती की जा रही है, ठीक है। चलिए पूर्वी घाट पर्वत स्थित बिलगिरी और मालगिरी पहाड़ियां चंदन और सागवान के लकड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ये दोस्तों यहीं पर रीजन है जहां पर आप अभी पूरी पुष्पा मूवी देख लिए, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट देख लिए। नल्ला मल्ला फॉरेस्ट के आसपास ही पूरी पुष्पा मूवी की शूटिंग हुई है, जहां पर रेड सैंडल यानी कि लाल चंदन काफी प्रसिद्ध हुआ उस मूवी के बाद। यहाँ पे एक बहुत पुराना चंदन तस्कर था जिसका नाम था वीरप्पन, चंदन तस्कर वीरप्पन, ठीक है, जिसके ऊपर मूवी बन चुकी है वीरप्पन द चेजिंग ब्रिगेड, एक नोवेल थी उसके ऊपर मूवी बनी, ठीक है। चलिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द वेस्टर्न घाट्स। तो ये एक्चुअल में हमने जो पढ़ा कि आपने पहले भारत के प्रायद्वीप को फोकस किया, और इस प्रायद्वीप में हमने जो एक्चुअल में सारी चीजें पढ़ी हैं उनको एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया क्या क्या यहाँ पर, बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो बताया है यहाँ पे एक बार देखिए, एक बार हम एक डायग्राम ले लें, रफ डायग्राम, और उसके बाद मैं इन सभी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले हमारा प्यारा प्रायद्वीप वाला पूरा सेक्शन बनाया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने देखा तो सबसे पहले जो हम पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहला पर्वत डिस्कस करते हैं, इसका नाम है अरावली पर्वत। ये अरावली रेंज हो गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये विंध्यन रेंज, जिसके दो विस्तार कैमूर और भांडेर, और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पर ये सतपुड़ा पर्वत है जिसका नाम है राजपीपला, ये हो गया महादेव, और ये हो गया मैकल। उसके बाद ये पूरा जो रीजन है ये सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके नीचे आ जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको अजंता एलोरा की गुफाओं वाला रीजन यानी कि अजंता केव्स देखने को मिलेगी, एलोरा पर्वत वाला रीजन देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यही याद है कि ये जो मैकल से निकलती है नर्मदा नदी, तो मैकल सुता कहते हैं नर्मदा नदी को। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ आएंगे तो जो महत्वपूर्ण पर्वतमाला है उसका नाम है यहाँ पर नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपने पढ़ा दोदा बेट्टा 2637 मीटर। नीचे आएंगे दोस्तों तो ये अन्नामलाई की पहाड़ी मिलेगी। अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, याद रखना है आपको, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुड़ी, 2695 मीटर। यह है अनाई मुड़ी, ठीक है। इसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी, ये अन्नामलाई की पहाड़ी है। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी। और अनाई मुड़ी की हाइट दोस्तों कितनी है 2695 मीटर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अन्नामलाई की अनाई मुड़ी। आपसे पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, आंसर होगा अनाई मुड़ी, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की, ये पूरे भारत में जो दक्षिण भारत का रीजन है पूरा, या प्रायद्वीपीय भारत का रीजन है पूरा, ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम है अनाई मुड़ी, ठीक है, जो कि अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे कार्डमम हिल्स यानी कि इलायची की पहाड़ी, कार्डमम हिल देखने को मिलेगी।
ये मध्य आपको तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पे मिले। कार्डमम, कार्डमम हिल यानी इलायची की पहाड़ी, ठीक है। ये पूरा रीजन, चाहे आप वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न घाट देख लीजिए या ईस्टर्न घाट का देख लीजिए, यानी कि ये पूरा रीजन, ये जो वेस्टर्न घाट का रीजन देख रहे हैं या कंपेरेटिवली ईस्टर्न घाट का रीजन देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत जैव विविधता देखने को मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है। मैंने आपको अब पहले प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत दिखाए और उसके बाद मैंने आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स के पर्वत भी महत्वपूर्ण दिखा दिए, ठीक है। आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज और बताता हूँ, जैसे यहाँ पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण फॉरेस्ट पड़ता है नल्ला फॉरेस्ट, क्योंकि नल्ला मल्ला रेंज के किनारे है। यहाँ पर नल्ला मल्ला रेंज मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर नल्ला मल्ला रेंज मिलेगी, नल्ला मल्ला रेंज, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत पुराना वाकया है, नल्ला मल्ला, अन्ना मल्ला नहीं, नल्ला मल्ला, ठीक है। नल्ला मल्ला रेंज देखने को मिलेगी, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है यहाँ पर, ये नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है। इसके पहले जो आंध्र प्रदेश के सीएम थे, उनके पिताजी का यहाँ पर एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ था। ये दोस्तों नल्ला मल्ला फॉरेस्ट वही रीजन हो गया जहां पर हमारे पहले जो हमारे सीडीएस हुए थे जनरल विपिन रावत जी की का भी दुखद निधन यहीं पर हुआ था, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में, ठीक है। याद रखिएगा, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट रेड चंदन, रेड सैंडल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रायद्वीपीय भारत के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत। एक मैप लेकर के आऊंगा मैं दोस्तों आपके लिए, जिसमें मैं भारत के समूचे पर्वत श्रेणियों को एक साथ डिस्कस करूंगा। चिंता मत करिएगा, अभी हम केवल टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपको ये वीडियोस भी मिलेंगे जिनमें हम शॉर्ट्स में और एकदम बिल्कुल फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।